दोस्तों नमस्कार। जो आरोपी है वो थाने के अंदर है, जो घायल है वह मेरे साथ खड़ा है। जो आरोपी है उसके हुक्मरान चंद फरलांग की दूरी पर उनका दफ्तर है, यानी इस देश के गृह मंत्री का दफ्तर। और विपक्ष का नेता उस घायल शख्स के साथ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचा है। अब क्या होगा? जंतर मंतर पर 20 तारीख को जो कुछ हुआ था, महीना बीत गया, लेकिन जो घायल हो गए थे उनकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने 2 बार शिकायतें दी, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यहां तक कि शिकायत के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नंबर तक नहीं दिया गया। तो कौन सा रास्ता बचता है इसके बाद? रास्ता बचता तो दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्री के अधीन है, और गृह मंत्री भी पार्लियामेंट के भीतर 20 दिनों तक गायब हो गए। वो आए ही नहीं, उन्होंने आज तक जवाब दिया ही नहीं। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने कह दिया, जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुआ, जो वहां से छात्र संसद को घेरने निकले, वह सब गैर कानूनी था। तो यानी जो हुआ वो सही हुआ। लेकिन इस वक्त जो घायल साहिल है उसको लेकर राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता थाने के सामने बैठ गए हैं। और थाने के भीतर हलचल इस बात को लेकर है, कमिश्नर को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, और गृहमंत्री खामोश बैठे हुए हैं। एक तस्वीर पहले देख लीजिए, यह थाने के ठीक बाहर की तस्वीर है, जहां राहुल गांधी उस घायल साहिल के साथ शिकायत दर्ज कराने, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं। और भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। गांधी को लोग याद करने लगे हैं, वैष्णव जन गाने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के हाथ पांव फूल गए हैं। सत्ता को वाकई समझ नहीं आ रहा है, पैलेट गन से जो घायल हुआ, अब उसकी शिकायत दर्ज करेंगे तो इसके मतलब क्या हो सकते हैं? पहले ये तस्वीर देख तो लीजिए। पीछे रखो थोड़ा सा, एक बार इधर उधर नहीं रहा वो मैडम पड़ेगा नहीं। भाई मैं पीछे से इतना पूरा अरे उनको हटाओ। एक लिहाज से जिस एफआईआर को दर्ज कराने राहुल गांधी थाने पहुंचे हैं, वो एफआईआर सरकार के ही खिलाफ है। क्योंकि जो कुछ हुआ उस पर सरकार ने खुलकर कह दिया जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि वो गैर कानूनी था। तो उसके बाद जिस शख्स की आंख जा रही है पैलेट गन चलने के बाद, अब उसकी शिकायत दर्ज कौन करेगा? राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि एफआईआर दर्ज करो, साहिल को न्याय दो। और अमित शाह और दिल्ली पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले, छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती, न्याय होकर रहेगा। प्रधानमंत्री माफी मांगते नहीं हैं, गृहमंत्री अफसोस तो दूर कोई बयान भी नहीं देते हैं। लेकिन उसके पीछे की एक हकीकत तो यह भी है कि साहिल ने 2 इन्वेस्टिगेशन नंबर की मांग की थी, जब उन्होंने 2 बार एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी, लेकिन सरकार खामोश रही। और सरकार की खामोशी के पीछे यह माना गया कि अगर उसने इन्वेस्टिगेशन नंबर या एफआईआर दर्ज करा दी तो फिर उसके बाद अदालत के भीतर दिल्ली पुलिस फंस जाएगी, सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। लेकिन यह कल्पना किसी ने नहीं की थी कि राहुल गांधी खुद एफआईआर दर्ज कराने के लिए संसद मार्ग के उस थाने में पहुंच जाएंगे, जहां पर 20 जुलाई को पुलिस वालों का जमावड़ा था, वह छात्रों को रोक रही थी। और इन सब के बीच यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में बकायदा कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया, हमारे पास सैकड़ों फुटेज है जिसमें पुलिस जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है
और छात्रों को लेकर और छात्राओं को लेकर जो उसकी हरकतें हुई हैं वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं और हम सबकी निशानदेही करेंगे। दो मैसेज इस दौर में बड़े होकर उभर चुके हैं। पहला मैसेज तो यही है, क्या इस दौर में पहली बार इस देश के गृह मंत्री जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है और जंतर मंतर पर पूरी निगरानी वही कर रहे थे, उस पर जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने खामोशी तो बरत ली, लेकिन अब अगर एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है तो इसके मतलब बहुत साफ है, सरकार सब कुछ छुपा रही है, जिसका खुला जिक्र राहुल गांधी थाने के बाहर बैठकर अब करना चाह रहे हैं। Hi, Swati. So, I'm frankly very proud of you that you are helping Sahil. Very brave thing. It's a very brave thing. And we all admire you. We want to anticipate the next legal steps of this. Just FIR is absolutely justified. We must process राहुल गांधी अपने साथ वकील को लेकर भी आए हैं और तमाम दस्तावेज उनके हाथों में है, यानी वकील के हाथों में है। उसमें जानकारी दी गई है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी, लेकिन शिकायत को रिसीव नहीं किया गया। 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए कार्रवाई और शिकायत दोनों का जिक्र किया गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। तब ऐसे में राहुल गांधी के सामने कोई रास्ता नहीं कि वो डीसीपी कार्यालय पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने की परिस्थिति में सरकार को खड़ा करें। यह बात कमिश्नर से होते हुए देश के गृह मंत्री तक पहुंची, लेकिन अगला सवाल यह था कि दिल्ली के जो डीसीपी सचिन शर्मा है वो लगातार राहुल गांधी से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि जो जांच टीम उनकी कर रही है उस एफआईआर को वो दर्ज करें या ये दर्ज करें। गृह मंत्री को समझ नहीं आ रहा है कि अगर एफआईआर दर्ज होगी तो अपने आप में ये पहली शिकायत होगी जिसमें प्रदर्शनकारियों में से कोई निकल कर आया और पुलिस के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज करा दी। यानी इस देश भर के भीतर जहां जहां प्रदर्शन जिस जिस तौर पर होता है उसके बाद सरकार कहां कैसे रोकेगी। सिवान का वो लड़का भी सामने आएगा जो AK-47 से घायल हो गया। इसके बाद रांची से भी छात्र निकल कर आएंगे जो लाठियों से घायल किए गए। जो पटना में हो रहा है उसको लेकर भी सामने आएंगे। कहां कहां किस किस तरीके से मौजूदा सरकार अपने आप को बचा रही है या बचाने की कोशिश कर रही है, दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। जो सबसे बड़ा सवाल इस दौर में सबके सामने है वो सिर्फ इतना ही भर है, इस देश के गृह मंत्री के हाथों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस सुरक्षा व्यवस्था को आदेश गृह मंत्री ने दिया था, और गृह मंत्री ने अगर दिया था तो फिर वो अब वो जिम्मा और जवाबदेही क्यों नहीं ले रहे हैं। और जिस पुलिस ने उस आदेश का पालन किया वही पुलिस अब ये कहने से क्यों बच रही है कि उसको कहीं से आदेश आया था। फिलहाल दिल्ली के केंद्र में दिल्ली का वो थाना जो डीसीपी का थाना है, संसद मार्ग पर है, वहां पर इस दौर में हजारों की भीड़ पहुंच चुकी है। और कोई माइक है? और कोई माइक है? मैडम दरअसल ये हालात बहुत साफ बतला रहे हैं कि सरकार के पांव उखड़ने लगे हैं। ये हालात साफ तौर पर बतला रहे हैं कि सरकार अभी भी इस देश में छात्रों की उस नब्ज को न समझ पा रही है न पकड़ पा रही है जिसको लेकर वो सियासत अक्सर साधती थी। और तीसरा बड़ा सवाल तो ये है, इस देश के भीतर जेनजी या छात्रों के भीतर का गुस्सा उस उबाल पर है
जिसके सामने वो तमाम गवर्नेंस के तौर तरीके धराशायी हो चले हैं, जिसमें मंत्री आदेश देता है बंद कमरों से और सड़क पर पुलिसिया तांडव शुरू हो जाता है सड़क पर, और उसी सड़क पर घायल छात्र अब उसी पुलिस थाने में पहुंचकर कह रहा है एफआईआर दर्ज करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।